नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल कहने को पैदा हो रही है, मगर ख़तरनाक भी हो सकती है। वो ये कि जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो सेकंड एग्जिट पोल्स आए हैं उससे लग रहा है कि शायद मोदी साहब लूज कर जाएं। तो दो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। एक तो ये कि जी शायद वो एमरजेंसी लगा दें, वो तो चले उनके अपने मुल्क का अंदर का मामला है, और सेकंड ये कि कोई एडवेंचर ना वो करें। वो अब बांग्लादेश पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो जो था बम वाला मामला, वो तो उनके अपने ऐनी चश्मदीद ने बता दिया कि जी उसमें 4 लोग थे सवार बेचारे, और वो एक सिलेंडर फट गया। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये इलेक्शन क्या इस इलाके को भी इसकी कीमत देनी पड़ सकती है अगर हारते हैं मोदी साहब? जनाब चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियाँ साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा ख्याल है उनके जीतने की कीमत ऑलरेडी खित्ता अदा कर रहा है कई सालों से। वो आपके सामने ही है। जब से वो जीते हैं उन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग माहौल किया हुआ है। हिंदुत्व का जो स्लोगन है वो उसको लेकर चल रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम एक छोटा मुल्क हैं, हिंदुस्तान के निस्बत जोग्राफिया में भी छोटे हैं, आबादी में भी छोटे हैं, रकबे में भी छोटे हैं, और इकोनॉमी में भी हम छोटे हैं। लेकिन ये बड़ा अजीब जो मैं आज तक मरला हल नहीं कर सका, या मसला जो मेरे जहन में नहीं आज तक समझ आया, वो ये है कि एक बड़ा मुल्क अपने लोगों को 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ के करीब, और 25 करोड़ के मुल्क का नाम ले लेके 140 करोड़ को डराता है कि अगर तुमने ये ना किया तो पाकिस्तान आ जाएगा। अब किसी मुल्क में आप रीजनल इलेक्शन देख लें, हमारी तो बाद में बात करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, कोई मुल्क पाकिस्तान का नाम लेके नहीं डराता। अगर डराता है तो हिंदुस्तान का नाम लेके डरा सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान में हमारा जब इलेक्शन होता है तो हम किसी का नाम नहीं लेते। हम इनसिक्योरिटी लोगों के ज़हन में, हमारे अपने मसले हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे बैड गवर्नेंस हो, या कोई वजह भी हो, हम उस पर पॉलिटिक्स करते हैं, और जो कि सारी दुनिया में होती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब फिनोमेना है, इतना बड़ा मुल्क होकर फिर भी पाकिस्तान का नाम लेकर उनको एंटी पाकिस्तान स्लोगन देने पड़ते हैं। एक बात तो ये है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन फोकस्ड वे, वो ये है काजी साहब, देखिए ये जो डेवलपमेंट हो रही है और इलेक्शन, मैं अभी किसी ने मुझसे पूछा, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था एक इसी तरह की टॉक देने, तो उधर उन्होंने सवाल किया कि अब आप क्या देखते हैं, मोदी तो सुना है हार रहे हैं। मैंने कहा खित्ते के लिए ओवरऑल तो उनका हारना बेहतर है, लेकिन जीतने के और हारने दोनों की खित्ते ने कीमत देनी है। जीतने की कीमत हम दे रहे हैं, और हारने की कीमत जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई ऐसा चांस ना बन जाए कि वो हार रहे हो, क्योंकि उनके और सूबों में 6-7 सूबों में इलेक्शन आ रहा है, और ये एक डोमिनो इफेक्ट बन सकता है। यानी जैसे एक ईंट गिरती है तो एक ईंट को प्रेस करे तो दूसरी ईंटें खुद ब खुद गिरती जाती हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ क्रिएट हुआ, तो वो पैनिक में आ जाएंगे, वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। एक्सटर्नली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी बड़ा प्रेशर में डाला हुआ है, रिलेटिव आइसोलेशन है, वो पुलिसमैन का दर्जा उनका रहा नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर मानता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनका हारना जीतना दोनों नुकसानदेह हैं, लेकिन लोग शायद अब ज्यादा बेहतर लेकिन अगर सर मोदी जो हैं वो हारते हैं और पैनिक में आ जाते हैं, और आपको पता ही है सर कि दोनों हमसाये जो हैं हमारे वो साजिशी हैं, एक अफगानिस्तान है, एक भारत है, और तीसरा उनके साथ इजराइल है। और भारत ये चाहता भी है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से एंगेज किया जाए। क्या अगर दोनों तरफ से एंगेज किया जाता है, भारत भी और अफगानिस्तान भी, और तीसरा इजराइल की जो है वो कुमक उनको मिलती है, तो पाकिस्तान जो है वो हम उसकी तरक्की क्या तैयारी क्या होगी, और हम इसको किस तरह दोनों महाजों को, बल्कि 3 महाजों को किस तरह निपटेंगे? देखिए मियाँ साहब, 2 महाजों का तो हमें बड़े अरसे से पता है। 40 साल पुरानी बातें, जब मैं एयरफोर्स में था तभी हमें पता था कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ जब भी, खुदा ना खास्ता, तो इन 2 मुल्कों की तरफ से ही होना है। उस वक्त अफगानिस्तान तो था कोई नहीं, कोई थ्रेट के सेंस में। उस वक्त तो हमारी ये सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती थी, जो हमने अपने आप को ही मेरा ख्याल मिसअंडरस्टैंड किया है, और ये अपनी स्ट्रैटेजी को फॉल्टी समझते हुए उस वक्त सही कंक्लूजन नहीं किया है। जो आप 2 फ्रंट तैयारी कह रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूं जब ये सवाल पूछा जाता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, तो मियाँ साहब मेरा मानना यह है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ ईस्ट स्पेसिफिक, यानी हिंदुस्तान की तरफ से ही थ्रेट के लिए केटर की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं। फोर्स गोल्स हमारे डेवलप इस तरह होते हैं, हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव्स उस तरह के होते हैं, हमारी डिफेंसिंग स्ट्रैटेजी और पॉलिसी सारी डॉक्ट्रिन ईस्टर्न स्पेसिफिक होती है। यानी हमने कभी अपनी फोर्सेस को डेवलप ही नहीं किया कि हम 2 फ्रंट लड़ेंगे। बाय डिजाइन कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि हम लड़ नहीं सकते, लेकिन ये हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को साइमल्टेनियसली कोई भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो पहले ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की कोशिश
में है, अभी निकले भी नहीं हैं हम, और हमारे गवर्नेंस के भी इशू हैं, हमारे इंटरनल पोलराइजेशन बहुत है, यूनिटी मिसिंग है, दोबारा से लोगों के दरमियान डिवाइडेड हैं लोग। तो इस सूरत में टू फ्रंट हमारा लड़ना बहुत ही अनवाइबल, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। अगर हमें लड़ना पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है हमारी, और क्योंकि आखिरी बात मियां साहब मैं कहता चलूं कि ये हिंदुस्तान का डिजाइन है कि हमें टू फ्रंट लड़ने पर कंपेल किया जाए, और जिस पर आपका दुश्मन सेलिब्रेट कर रहा हो या करेगा उस पर हमें कंसर्न होना चाहिए। तो क्या सर हमें इसराइल से भी बराह रास्त लड़ना पड़ जा सकता है? दूसरी सर ये फरमाइएगा कि जो वाना कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ उसमें भी हिंदुस्तान और जो अफगानिस्तान है दोनों साजिशी जो हैं वो निकले, और उसमें जो दहशतगर्द थे वो काबल के साथ तो राब्ते में थे ही, लेकिन वहां पर हिंदुस्तानी जो रॉ का वहां पर एलिमेंट है वो भी साबित हो चुका है। तो वो जितने भी अफगानिस्तान के अंदर फितनतुल ख्वारिज के जो सरगना हैं वो तो जा चुके हैं शहरों में, शहरी आबादी में, उनको क्या टारगेट किया जा सकता है? क्योंकि हमें उन ठिकानों को टारगेट जरूर करना चाहिए जहां से दहशतगर्दी होती है। देखिए मियां साहब, जो पहला आपका सवाल है कि इजराइल भी हमें कन्फ्रंट करना चाहिए, इजराइल के लिए हम आज से नहीं 40-50 साल से तैयार हैं, और जितनी आपकी तैयारी होती है या आपकी सलाहियत होती है पावर टू हर्ट, उतना ही आप अपना डिफेंस मजबूत रखते हैं। एक बात क्लियर होनी चाहिए, और इजराइल को आज तक पता है कि अगर किसी मुल्क ने रिस्पॉन्ड बैक या हिट बैक किया तो सिर्फ पाकिस्तान है जो कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता हम पर हमला किया गया तो इजराइल भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझेगा इंशाल्लाह ताला। एक बात तो ये होगी, तो इस पे आगे बात करते हैं। अब आते हैं जो आप कह रहे हैं कि कैडेट कॉलेज पे जो हमला हुआ है। देखिए ये कैडेट कॉलेज खोले किस लिए गए थे? ये इसलिए गए थे कि मस्तोंग में, वाना में और बहुत सारी जगहों पे ये कैडेट कॉलेज खोले गए हैं कि मैं एयरफोर्स की सिलेक्शन का मैं हेड रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी थी पूरे पाकिस्तान में जो फिजाइया की भर्ती होती थी वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं इसलिए थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ बैकग्राउंड से बात कर सकता हूं कि हमें ये होता था कि एक सेंस ऑफ डिप्रीविएशन या एहसास महरूमी अगर बलूचिस्तान में और KPK में है तो हमें ऐसे माहौल पैदा करने चाहिए कि वहां की जो नई नस्ल है, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जिनको जॉबलेसनेस है, वहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है दहशतगर्दी की वजह से, और डेवलपमेंट भी नहीं हुई KPK में, बलूचिस्तान में एज कम्पेयर टू सिंध और पंजाब के मुकाबले में। तो हम समझते थे जिसको कहते हैं ना मेन धारे में इनको लाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाकर इनको एंगेज किया जाए, इनको इनके वालिदैन को पता होना चाहिए कि ये बड़े होकर मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं, ये बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये और गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं। तो ये फाइनल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक तो मीडिया एज यूजुअल, इंडिया का मीडिया जो है वो ड्रम्स ऑफ वॉर जो है दे आर ऑल द टाइम बीटिंग देम, और साथ ये भी कह रहे हैं जी कि जो है वो मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ देयर इलेक्शन स्ट्रेटजी, राइट नो इलेक्शन भी वहाँ पर हो रहे हैं, और फिर आप जिस तरह आपने बताया कि भाई आइंदा भी आने हैं, और सेकेंडली जी वो ये है कि वो इलाके खाली कर रहे हैं, ये है वो है। तो ये होक्स लगता है आपको? मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब ये होक्स ही है या डाइंग किक्स हैं जो इस वक्त BJP की। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए हिंदुस्तान के ज़ाहिर है बहुत मैच्योर लोग हैं, IT सेक्टर में बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके चैनल्स बहुत 900 के करीब उनके TV चैनल्स हैं। ऑल्दो बदकिस्मती से हमारी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो 100 होने के बावजूद बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और बड़ा ठहराव रखा हमने पिछले कॉन्फ्लिक्ट में भी। उनके 900 में से मेरा ख्याल है 450 आग बरस रहे होते थे और ऑलमोस्ट चैनल के थ्रू और ये TV स्क्रीन के थ्रू ही हमारे पर फायरिंग कर रहे होते थे। तो ये वॉर मॉन्गरिंग हमारी दो आजकल जिम्मेदारियां जरूर लोगों को पूरी करनी चाहिए, एक पॉलिटिशियंस को और एक मीडिया को। यानी जितनी आप दोनों मिलकर पॉलिटिशियंस और मीडिया हाइप क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ, उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है सोसाइटी उतनी जल्दी। तो शायद उन्होंने एक इलेक्शन आपको कह रहे हैं जो इसको हाइप क्रिएट की जा रही है, कि एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा किया जा रहा है, एक वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है, और अपने अग्रेसिव डिजाइन दिखाए जा रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में आ गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अप्रैल की आप रिवाइंड कर लें वीडियो सारी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, आग और पानी इकट्ठे नहीं बहेंगे, हम सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और आखिरी बात काजी साहब ये है कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस और बाकी फोर्सेस के लीडर अब कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को बहुत सबक सिखाएंगे, इस दफा हालात डिफरेंट होंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मई में क्या हालात थे, मई में किसने रोका था आपको? और सीज फायर अगर आप इतनी विनिंग पोजीशन पे, तो आपने किसी के कहने पर या खुद चलें दोनों तरफ मान लेते हैं, तो सीज फायर क्यों की थी? अगर आपने खुद भी की थी तो क्यों की थी? आपने तो वॉर ऑब्जेक्टिव ही हासिल नहीं किए थे। तो अभी भी कोई वॉर ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह ताला हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके एयरफोर्स के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूं कि तकरीबन 45 जहाज जो MiG-21 उनके थे, कोई 65 साल पुराने जहाज, वो तो अभी ग्राउंड हुए हैं, वो तो माइनस हुई है उनकी एयरफोर्स, समझ लें एज कम्पेयर टू जो मई में थे, वो सितंबर में उनकी ग्राउंड हुई है, 2 स्क्वाड्रन ग्राउंड हुए हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई नहीं होगी, अगर हुई तो उससे ज्यादा उनके लिए एम्बैरेसमेंट कॉज करेगी। और आखिरी बात,
का साहब ये ज़हन में रखिए, जब आप इस तरह का मिस एडवेंचर करते हैं ना, आपने एक वॉर ट्रॉफी लोगों को दिखानी होती है कि हम ये जीत कर आए हैं क्योंकि हमने हमला किया था, आपने ऑफेंस किया था। वो ना मई में दिखा सके कोई वॉर ट्रॉफी, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं दिखा सके। लेकिन चिश्ती साहब, जो आपने अप्रैल की बात की, अप्रैल के जंगी जुनून की, उसी तरह का जंगी जुनून अब भी है। सवाल तो ये पैदा होता है कि जो जंगी जुनून उस वक्त था उससे 2 गुना ज्यादा वो उसको जो है अग्रेसिव अभी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो है वो बिल्कुल साथ साथ जो लोग गांव हैं वो खाली कराने शुरू कर दिए, तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ मशकें शुरू कर दी, और उन्होंने वहां बहरिया में जो है वो समंदर में हमला करने की जो है वो बाकायदा धमकी दे डाली। और राजनाथ जो है रोजाना बयान देते हैं वहां खड़े होके, अगर ऐसा होता है सर क्रीक पे या वहां पर जो है वो वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा हो जाता है, तो फिर हम रिस्पांस हमारा कैसा होगा समंदर के अंदर, फजा के अंदर और जमीन के ऊपर? देखिए मियां साहब, ये इंडिया को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं आजकल एक डॉक्यूमेंट्री अपनी बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूंगा, रिगार्डिंग वो जो हमारी मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वो लंबी सीरीज है, कोई 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, जिसके अंदर मैंने जो तजिया किया है और मुझे फिर कंफर्म किया पाक फिजाइया ने, उनकी मेहरबानी कि मुझे मेरे पर ट्रस्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि हम इतनी दूर तक हिंदुस्तान के एक एक जहाज की मूवमेंट देख रहे थे कि हम बता ही नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहेंगे कितनी दूर तक हम मॉनिटर कर रहे थे। हाशिमारा एक बेस है इनका, वो बांग्लादेश के पास है, नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश है, जहां पे राफेल जहाज थे। हमें हर जहाजों की मूवमेंट पता थी कि कौन से जहाज उठ के किधर जा रहे हैं। मैं ओवरऑल आपको एक बता रहा हूं, यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारी विजिलेंस है वो, उस पर कभी कोई अंडर एस्टिमेट हिंदुस्तान को नहीं करना चाहिए। अगर हम आपके एक एक जहाज की मूवमेंट जानते हैं, एक एक शिप की भी जानते हैं, और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को तो वैसे ही आपने विक्रांत को तो निकालने की नाहिम्मत पहले हुई पिछले 30-40 सालों में, इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। तो हमारे डिजाइन हमारे नजर में हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। मैं तो वैसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं जो मैंने मई में भी की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स से इस वक्त इंगेज ना करें, या आपको शर्मिंदा करेगी और सरप्राइज देगी। ये मैंने 1 मई को एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये लफ्ज कहे थे 1 मई को, यानी 5 दिन पहले, और 6 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाई ने वाकई वही किया कि शर्मिंदा भी किया और एम्बैरेस भी किया उनकी लीडरशिप को। तो इंशाल्लाह आइंदा फिक्र ना करें, पाक फिजाइया भी बहुत तैयार है, बाकी फोर्सेज भी बहुत अलर्ट हैं किसी भी नेफेरियस डिजाइन को काउंटर करने के लिए। अच्छा, फाइनली चिश्ती साहब, अगर ये हो रहा है जो हमें होता नजर आता है, अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाती है, और दूसरी तरफ अगर ये राहुल गांधी वगैरह ये 2 लोग आज, तो क्या हम ये समझें कि कोई नॉर्मलाइजेशन हो सकेगी और इतना ज्यादा यानी ये जो वॉर मॉन्गरिंग है इस पर कुछ कमी आएगी और हालात कुछ बेहतर होंगे? काजी साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आई एम श्योर आप पुराना जमाना इंदिरा गांधी को याद कर सकते हैं। वो कांग्रेस की थी, ऑल्दो जब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी 1984 में उनको मर्डर किया गया था, उस वक्त हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट की थी कांग्रेस ने भी। लेकिन जब से वो चली गई थी उसके बाद मनमोहन सिंह और दूसरे उनके जो लीडर्स आए वो ज्यादा इत्तेदाल पसंद थे, वो ज्यादा नॉर्मलाइज करना चाहते थे। वाजपेयी साहब जब यहाँ आए थे बॉर्डर पर बस के जरिए, तो मैं उनकी सिर्फ लिस्ट डाउन इसलिए कर रहा हूँ या रिफ्रेश कर रहा हूँ आपके व्यूअर्स की मेमोरी को कि कांग्रेस इतनी अग्रेसिव डिजाइन या हिंदुत्व को फॉलो नहीं करती। वो निस्बतन ज्यादा लिबरल पार्टी है या ज्यादा डाइवर्सिफाइड उसकी ज्वाइनिंग है। तो मेरा ख्याल है इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते ना, ये तो कंक्लूजन करने में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए।